हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 पीवाईक्यूज। ठीक है, और ये सब के सब जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उनसे लिए गए हैं। और मतलब ये किसी एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यूज हैं। इनको करने से हमें पता चलेगा कि एनसीईआरटी की बुक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करेंगे हम साथ साथ में चैप्टर भी देखते जाएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। किसने कहा? ऑप्शन एक है रिटर, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा है रिचर्ड हार्टसोन, चौथा है हेटनर। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, हमारी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर नंबर है 1, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और इस जिस चैप्टर से लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से, उसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, और इस चैप्टर के पेज नंबर 11 से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, रिचर्ड हार्टसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को किसने क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के वातावरण के बीच परिवर्तनशील संबंध से परिभाषित किया है? ऑप्शन एक है रेडजेल, दूसरा है विडाल डी लाप्लास, तीसरा है ब्रोंचिस, चौथा है ईसी सैम्पुल। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है हमारी क्लास 12th की बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर नंबर है 1, जिसके पेज नंबर 11 से ये क्वेश्चन, पेज नंबर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। वहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है जहाँ पर 3 डेफिनेशन दी हुई हैं, एक रेड जेल की, ब्लास की और सैम्पुल की। तो इसमें जो डेफिनेशन दी है ये किसकी है? इसमें कहा है कि मानव भूगोल को किसने क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के वातावरण के बीच परिवर्तनशील संबंध से परिभाषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये डेफिनेशन सैम्पुल की है। एक और डेफिनेशन दी हुई है इसमें रेड जेल की। तो रेड जेल ने क्या कहा है? रेड जेल की डेफिनेशन है, देखो ये वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी ही जा रही है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रेड जेल की आप इस पेज नंबर पे, इस चैप्टर पे जाके इन 2 डेफिनेशन को भी अच्छे से देखना। ठीक है, एक बार मैं यहाँ बोल देती हूँ कि रेड जेल की डेफिनेशन है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? ये कहा है रेड जेल ने। किस किस के बीच संबंध बताया है? मानव समाज और धरातल के बीच संबंध रेड जेल ने बताया है। दूसरी डेफिनेशन विडाल डी ब्लास की दी हुई है। ब्लास ने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, तो ये है ब्लास की। ठीक है, आप इस पेज नंबर पे या इस चैप्टर में जाके अच्छे से इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन एक है स्थानिक संगठन, दूसरा है क्षेत्रीय संगठन, तीसरा है अन्वेषण और विवरण, चौथा है मात्रात्मक क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर 1 है, मतलब इसी चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और पेज नंबर है 5, जहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, उसमें मानव भूगोल के उपागम दिए हुए हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल की 6 उपागम हैं, तो इसमें 4 उपागम दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है स्थानिक संगठन। ठीक है, तो पहला इसका सही है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, तो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का जो उपागम था वो था स्थानिक संगठन, 1950 से 1960 के बीच का दशक है। दूसरा है, तो पहला इसका सही है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभेदन जो है 1930 का जो दशक है वो क्षेत्रीय विभेदन उपागम का है। तीसरा है अन्वेषण और विवरण, जो सबसे पहले जो प्रारंभिक उपनिवेशिक युग था उस टाइम पे जो उपागम था वो था अन्वेषण और विवरण का उपागम। तो इसका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा है मात्रात्मक क्रांति, तो ये कोई मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो 3 उपागम तो ये हो गए और बाकी उपागम
3 और उपागम बचे हैं इसके, ठीक है। तो एक है, पहला हो गया अन्वेषण और विवरण, दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन, चौथा है स्थानिक संगठन, पांचवा है मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और पांचवा है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या के दोगुना होने में कितने वर्ष लगे हैं। ऑप्शन एक है 42, दूसरा है 47, तीसरा है 55, चौथा है 62। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन वृद्धि, ठीक है। और इसका पेज नंबर है 13, जहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, ठीक है, वहाँ से सारणी से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो इन चीज़ों से पता चलता है कि जो एनसीईआरटी की जितनी भी सारणियाँ हैं या जितने भी डायग्राम्स बनाए हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें उन्हें भी साथ साथ में देखना चाहिए। तो जो पेज नंबर 13 है वहाँ पर एक सारणी दी हुई है, ठीक है, और भी उसमें वो दिए हुए हैं, मतलब सन दी हुई है, लेकिन यहाँ पूछा है 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में उसमें दिया हुआ है 1927 से 1974 के बीच में। देखो 1927 में थी 200 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, 1927 में थी 200 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। फिर आता है इसको दुगना होने में, क्वेश्चन में पूछा है कि दोगुना होने में कितने वर्ष लगे हैं, और वो भी 20वीं शताब्दी में। तो 1927 से 1974 के बीच, ठीक है, जो जनसंख्या थी वो डबल हुई थी 20वीं शताब्दी में, तो 200 से 400 करोड़ होने में। तो इनके बीच का अंतर कितना है, ये अंतर है 47 वर्ष, ठीक है, 47 वर्ष। तो आंसर अपना 2 से ही हो जाएगा, 47 वर्ष, यानी 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या को दुगना होने में 47 वर्ष लगे हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं, देखो अब 400 करोड़ से 800 करोड़ होने में कितना समय लगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। तो ये 2025 तक है, 1974 से 2025 तक जो है जनसंख्या 400 से 800 करोड़ हो गई है, और इसमें समय लगा है 51 वर्ष का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें साथ साथ में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या की अवस्था निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है। ऑप्शन एक है उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर, उच्च उतार चढ़ाव, दूसरा है उच्च प्रजननशीलता, निम्न मृत्यु दर, मध्यम उतार चढ़ाव, तीसरा है निम्न प्रजननशीलता, निम्न मृत्यु दर, निम्न उतार चढ़ाव, चौथा है निम्न प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर और उच्च उतार चढ़ाव। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है इसी बुक से, और पेज नंबर है 14, जहाँ पर जो जननांगीय संक्रमण मॉडल है वो दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या की अवस्था कौन सी है, मतलब जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या किस में आएगी। तो ऑप्शन एक है उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर। देखो उच्च मृत्यु दर होगी तो जनसंख्या वैसे ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है उच्च प्रजननशीलता, निम्न मृत्यु दर, मध्यम उतार चढ़ाव, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और निम्न प्रजननशीलता, निम्न मृत्यु दर, इसमें तो वैसे भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, और निम्न प्रजननशीलता उच्च मृत्यु दर में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लोग रहते हैं। ऑप्शन एक है महाराष्ट्र, दूसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो 12th क्लास की बुक है अपनी उसी से लिया गया है, उसका नाम है भारत, जो 12th क्लास की बुक है जिस बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और उसके एक चैप्टर नंबर है 1 जिसका नाम है वितरण घनत्व वृद्धि, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ठीक है। और पेज नंबर है 1 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ एकदम पूरी सीधी लाइन लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, ठीक है। तो इसका हमें वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि जो ये जनसंख्या से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो हमारे जीके वाले पेपर में भी आते हैं और सब्जेक्ट वाले पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि सबसे अधिक लोग रहते हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या पूछी है, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले कम से कम 5-6 स्टेट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा यूपी, उसके बाद में है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, उसके बाद आएगा
वेस्ट बंगाल 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे है आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा हुई यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की और आंध्र प्रदेश की। देखो हमें ना इन चीज़ों को ऐसे मैप में बनाकर मतलब थोड़ा देख लेना चाहिए। जैसे ये इंडिया का मैप है, सॉरी, इससे सही नहीं बनेगा, ठीक है, जैसा भी बने आप देख लेना। इंडिया का मैप है तो इसमें सबसे पहले बताया यूपी, तो यूपी कहाँ है, ये 1 नंबर पे है। फिर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 2 नंबर पे है। फिर है बिहार, बिहार है 3 नंबर पे। जस्ट बिहार के बाद में इसी के नीचे आएगा ये साइड में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आएगा 4 नंबर पे, और उसके बाद में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आएगा 5 नंबर पे। तो हमें ये संख्या भी ऐसे याद रहे कि 1 नंबर कहाँ था, फिर 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 है, तो 1 2 तो ऊपर नीचे है और 3 4 भी पास पास में ही है, और 5 नंबर ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या, तो अब तो सही लगा सकते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन 1 है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है केरल। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, जो हमारी 12th क्लास की बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। और ये तो सबको आना ही चाहिए, इसमें तो पेज नंबर बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लिंगानुपात जो जनसंख्या वाला चैप्टर है या जो टॉपिक है जनसंख्या वाला, वो हमें सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किस प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है। तो हमें पता होना चाहिए। देखो भारत का सबसे पहले तो देखिए कि भारत का जो औसत लिंगानुपात कितना है, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, ठीक है। भारत का औसत लिंगानुपात है 443, ठीक है। तो इसमें पूछा कि सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक 5 भी हमें याद होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबको पता है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या कहाँ की है, केरल की, तो वहीं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी वहीं होगा। सबसे ज़्यादा है केरल का, उसके मतलब साउथ वाले जो स्टेट हैं उन्हीं में ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब शुरू के 3 स्टेट तो साउथ के ही हैं, ठीक है। पहला केरल है, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर पांचवा है मणिपुर, मणिपुर। तो केरल की इनकी हमें वो मतलब पता भी होना चाहिए कि कितनी कितनी है। तो जो केरल है इसका लिंगानुपात है 1084, ठीक है, मतलब 1000 से ऊपर सिर्फ एक ही स्टेट का है, वो है केरल का। उसके बाद में इसी के पास में लगते हुए आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 996, फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है 993, फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है 991, फिर है मणिपुर, मणिपुर का हो जाएगा 985, 985। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं फिर से। भारत का औसत लिंगानुपात है 943, केरल का है सबसे ज़्यादा है केरल, केरल का है 1084, तमिलनाडु का है 996, आंध्र प्रदेश का है 953, छत्तीसगढ़ का है 951 और मणिपुर का है 985। तो सही आंसर कौन सा लग जाएगा अपना इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन 1 है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें मैं चैप्टर नहीं बता रही, चैप्टर वही है, ठीक है, जो पहला वाला चैप्टर था उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। लेकिन फिर से मैं यही बोलूँगी कि ये चीज़ें हमें आनी ही चाहिए। तो इसमें पूछा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व, मतलब सबसे कम जनघनत्व इसमें पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत का जनघनत्व कितना है, औसत जनघनत्व कितना है इंडिया का, ये है 382 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, है ना। 382 लोग जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं, ये इसका औसत घनत्व है इंडिया का, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक घनत्व वाले कम से कम 5-6 स्टेट हमें पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें पूछा है सबसे कम घनत्व, तो एक बार सबसे अधिक देख लेते हैं। सबसे अधिक था है अपने इसका बिहार का, बिहार का कितना है 1106, यानी ये लगभग 1 किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं बिहार में। तो सर्वाधिक जनघनत्व हो गया बिहार का। और लेकिन यहाँ पूछा है सबसे कम, सबसे कम वाले 5 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है मणिपुर और पांचवा है नागालैंड, ठीक है। तो सबसे कम है
आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17 और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 13, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 17। तो सबसे कम 17 है अरुणाचल प्रदेश का। फिर है मिजोरम, मिजोरम का कितना है, मिजोरम का है 52, सिक्किम का है 86 और मणिपुर का है 115 और नागालैंड का है 119। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे अधिक अंकित किया गया है। ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो इसमें पूछा है कि 2001 और 11 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब 10 की वृद्धि दर हुई ना 2001 से 11 के बीच में, तो भारत की जो 10 की वृद्धि दर वो है वो कितनी है, 17.7%। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अधिक है अपने उसकी मेघालय की। ठीक है, मेघालय की है 27.9%, लगभग 28% 10 की वृद्धि दर है मेघालय की। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में आएगा बिहार और फिर है मणिपुर। ठीक है, और सबसे कम किसकी है, सबसे कम है नागालैंड की। नागालैंड की कितनी है, नागालैंड की माइनस में है, -0.6%। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वैसे तो मेघालय की है 27.9%, लेकिन ये अपने ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अपने दूसरे नंबर का दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और सबसे कम है नागालैंड की -0.6%। तो सबसे अधिक और सबसे कम हमें याद होनी ही चाहिए, ये हर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के उपागम का आधार क्या है। ऑप्शन 1 है आय, दूसरा है कल्याण, तीसरा है आधारभूत आवश्यकताएं, चौथा है क्षमता विकास। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अपनी क्लास 11th की बुक है मानव भूगोल के वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, लेकिन क्लास 12th की बुक है, उसका चैप्टर 3 है मानव विकास, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और पेज नंबर 17 पर जो है एक सारणी बनाकर दी हुई है जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो मानव विकास के 4 उपागम हैं, एक तो आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकताएं और क्षमता उपागम। लेकिन इसमें पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सा उपागम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आधारभूत आवश्यकताएं उपागम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही है क्षमता उपागम, क्षमता विकास उपागम, ये दिया गया है जो अपने अर्थशास्त्री हुए हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। आज के लिए इतना ही, बाकी के हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।